हाय एवरीवन। सभी छात्रों को स्टडी आईएएस विथ आर के यादव में स्वागत है। जैसा कि मैं आज हिस्ट्री ऑप्शनल 2025 प्रीवियस ईयर्स पेपर से क्वेश्चन ले रहा हूं। मेरा ये दावा है कि आज मैं 2025 ऑप्शनल हिस्ट्री में पेपर फर्स्ट से जितने क्वेश्चन हैं सबका मैं क्वेश्चन का एनालिसिस करा रहा हूं आंसर राइटिंग के रूप में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। चलिए हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। ये हमारी प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला है। अगर आपने प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों को हल करना सीख गए तो हम ये दावा कर सकते हैं कि आप बेहतर तरीके से किसी भी प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। मेरा टारगेट है 2001 से लेकर अब तक जितने भी क्वेश्चन हिस्ट्री ऑप्शनल में पूछे गए हैं सबका मैं आंसर राइटिंग कराऊंगा और इसका पीडीएफ वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, जिससे आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। एवं पहला प्रश्न तो आपको 20 शब्दों में लिखने होते हैं। 20 प्रश्न दिए रहते हैं, 50 लगभग 25 दिए, 20 प्रश्न आपको करने होते हैं और इसको मैप में भरना होता है। पहला प्रश्न छोड़ करके मैं दूसरे प्रश्न से चल रहा हूं। दूसरा प्रश्न है, ताम्र पाषाणिक संस्कृति के लोग लघु पाषाणिक उपकरण में विशेषज्ञ थे और साथ ही प्रस्तर कार्य के कुशल कारीगर भी थे, स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले हम ताम्र पाषाणिक संस्कृति के बारे में बताएंगे, उसके बाद हम भूमिका के रूप में, तो उसके बाद मुख्य भाग लिखेंगे, उसके बाद हम निष्कर्ष। क्योंकि हम सभी प्रश्नों का आंसर राइटिंग एक ही वीडियो में करा रहे हैं, इसलिए हम ज्यादा प्रश्न पर नहीं चलेंगे। क्योंकि प्रश्न के अकॉर्डिंग हम पॉइंट टू पॉइंट उत्तर को देने का प्रयास करेंगे, जिससे हम वीडियो को 1 से 1.5 घंटे में समाप्त कर दें। चलिए हम प्रश्नों पर चलते हैं। अब भूमिका। ताम्र पाषाणिक संस्कृति लगभग 2500 से 1000 ईसा पूर्व भारत में नवपाषाण और लौह युग के मध्यवर्ती चरण का प्रतिनिधित्व करती है। यद्यपि इस काल में तांबे का उपयोग प्रारंभ हो चुका था, फिर भी पत्थर के उपकरणों का व्यापक प्रयोग जारी रहा है। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। लघु पाषाणिक उपकरणों में विशेषज्ञता के बारे में देखें, क्या क्या विशेषज्ञता थी। पहला पॉइंट है, ताम्र पाषाणिक स्थलों से बड़ी संख्या में चर्ड, जैस्पर, अगेट एवं चाल्सेडोनी से निर्मित लघु पाषाण माइक्रोलिथिक्स प्राप्त हुए हैं। दूसरा पॉइंट है, ये उपकरण ब्लेड, स्क्रैपर, बुरिन, तीर, अग्रभाग आदि रूपों में मिलते हैं। तीसरा पॉइंट है, इनका उपयोग शिकार, कृषि, लकड़ी एवं हड्डी के कार्यों में किया जाता था। अगला पॉइंट है, महाराष्ट्र के नेवासा, इनाम गांव तथा राजस्थान के आड़ जैसे स्थलों से इनके प्रमाण मिले हैं। अब हम प्रस्तर कार्य के कुशल कारीगर के बारे में देखेंगे, क्या क्या कुशलता थी। पहला पॉइंट है, ताम्र पाषाणिक लोग घिसे एवं पॉलिश किए हुए पत्थर के औजार बनाते थे। दूसरा पॉइंट है, कुल्हाड़ी, छेनी, मूसल तथा पीसने रगड़ने वाले पत्थरों का निर्माण उनकी तकनीकी दक्षता दर्शाता है।
तीसरा पॉइंट है मन के आभूषण तथा सजावटी वस्तुओं के निर्माण में भी प्रस्तर शिल्प कला विकसित थी। अगला पॉइंट है पत्थरों को काटने, घिसने और आकार देने की उन्नत तकनीक उनके शिल्प कौशल का प्रमाण है। और निष्कर्ष पर चलते हैं। निष्कर्ष है अतः ताम्र पाषाणी संस्कृति केवल तांबे के प्रयोग तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसके लोग लघु पाषाणी उपकरणों के निर्माण तथा प्रस्तर शिल्प कला दोनों में अत्यंत दक्ष थे। यह उनकी तकनीकी प्रगति तथा विकसित आर्थिक जीवन का महत्वपूर्ण संकेतक है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। हड़प्पावासी कला प्रेमी लोग नहीं थे, टिप्पणी कीजिए। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे हड़प्पावासियों के बारे में। हड़प्पा सभ्यता 2600 से 1900 ईसा पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। यद्यपि इसकी कला में भव्य मंदिरों एवं विशाल राजमहलों का अभाव दिखाई देता है, फिर भी उपलब्ध पुरातात्विक साक्ष्य इस कथन का खंडन करते हैं कि हड़प्पावासी कला प्रेमी नहीं थे। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। हड़प्पा वासियों की कला प्रियता के प्रमाण के बारे में। पहला पॉइंट है मूर्ति कला का विकास। कांच निर्मित नर्तकी तथा पाषाण निर्मित पुरोहित राजा की प्रतिमा उच्च कलात्मक कौशल दर्शाती है। दूसरा पॉइंट है मृदु भांड कला। लाल एवं काले रंग के चित्रित बर्तन ज्यामिति तथा प्राकृतिक आकृतियों से सजाए जाते थे। तीसरा है मुहर कला। पशु आकृतियों एवं लिपि से युक्त मोहरे कलात्मकता एवं सौंदर्यबोध का उत्कृष्ट उदाहरण है। अगला पॉइंट है आभूषण निर्माण। स्वर्ण, रजत, तांबा, अर्ध मूल्यवान पत्थरों एवं शंख से बने आभूषण उनकी सौंदर्य प्रियता को दर्शाते हैं। पांचवा पॉइंट है टेराकोटा कला। मानव एवं पशु आकृतियों के खिलौने तथा प्रतिमाएं कलात्मक अभिरुचि का परिचायक है। छठा पॉइंट है नगर नियोजन में सौंदर्य बोध। सुव्यवस्थित सड़कें, भवन एवं जल निकासी व्यवस्था उपयोगिता के साथ सौंदर्य दृष्टि को भी प्रदर्शित करती है। हम सीमाएं देखें क्या क्या बाध्यताएं थी। कला मुख्यतः उपयोगितावादी एवं लघु रूप में थी। मिस्र एवं मेसोपोटामिया जैसी विशाल स्मारकीय कला का अभाव था। और निष्कर्ष के रूप में चलते हैं। निष्कर्ष है अतः हड़प्पावासी कला प्रेमी नहीं थे, कहना उचित नहीं है। उनकी कला भव्यता के बजाय सूक्ष्मता, यथार्थवाद, उपयोगिता और उत्कृष्ट शिल्प कौशल पर आधारित थी, जो उनकी विकसित सांस्कृतिक चेतना का प्रमाण है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म द्वारा प्रस्तुत वैचारिक चुनौतियों की जड़ें पूर्वी भारत में कृषि आधारित बस्तियों के विस्तार से उत्पन्न सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों में निहित थी। व्याख्या कीजिए। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा घाटी विशेषकर पूर्वी भारत, मध्य वैशाली कौशल में कृषि व्यापार एवं नगरीकरण के विस्तार ने गहरे सामाजिक आर्थिक परिवर्तन उत्पन्न किए। इन्हीं परिवर्तनों की पृष्ठभूमि में जैन एवं बौद्ध धर्म का उदय हुआ। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। कृषि आधारित विस्तार एवं सामाजिक आर्थिक परिवर्तन। लोहे के उपकरणों के प्रयोग से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। अधिशेष उत्पादन ने व्यापार, शिल्प एवं नगरों के विकास को प्रोत्साहन किया। तीसरा है वैश्य वर्ग एवं व्यापारियों का आर्थिक महत्व बढ़ा। चौथा है महाजनपदों और शक्तिशाली राज्यों का उदय हुआ। अब हम जैन एवं बौद्ध धर्म द्वारा वैचारिक चुनौती के बारे में देखेंगे। पहला है वैदिक यज्ञों एवं कर्म कांडों की जटिलता का विरोध किया। जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था के स्थान पर कर्म एवं आचरण को महत्व दिया गया। तीसरा पॉइंट है पशु बलि का विरोध तथा अहिंसा एवं करुणा पर बल दिया गया। चौथा है
सरल व्यवहारिक एवं नैतिक जीवन पद्धति प्रस्तुत की। पांचवा है व्यवहारिक वर्ग के लिए अनुकूल सिद्धांत दिए जिससे उन्हें व्यापक समर्थन मिला। छठा पॉइंट है स्थानीय भाषाओं पाली प्राकृत में उपदेश देकर जन सामान्य तक पहुंचे। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं। अगर हम इसको विस्तार से समझाएंगे तो ये वीडियो लंबा हो जाएगी, इसलिए हम प्रश्न के अकॉर्डिंग पॉइंट टू पॉइंट उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं। हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। अतः जैन एवं बौद्ध धर्म केवल धार्मिक आंदोलनों तक सीमित नहीं थे, बल्कि पूर्वी भारत में कृषि विस्तार, नगरीकरण, व्यापारिक वर्ग के उदय तथा सामाजिक परिवर्तन से उत्पन्न नई आवश्यकताओं की वैचारिक अभिव्यक्ति थे। उन्होंने भारतीय समाज को अधिक समतामूलक, नैतिक एवं तर्क संगत दिशा प्रदान की। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्योंकि हमको 8 प्रश्न दिए होते हैं, पहला प्रश्न और 5वां प्रश्न अनिवार्य होता है। 2, 3, 4 में से एक करने होते हैं। 6, 7, 8 में से 1, 2 प्रश्न करने होते हैं। चाहे 3, 4, 5, 2, 3, 4 से चाहे 2 प्रश्न करो, 6, 7, 8 से चाहे 2 प्रश्न, पहला और 5वां अनिवार्य होता है। अब हम प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। प्रादेशिक गणराज्यों की उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल में विकसित जीवन पद्धति के विरुद्ध प्रतिक्रिया में देखी गई है, विश्लेषण कीजिए। सबसे पहले हम भूमिका पर चलते हैं। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के आसपास उत्तर भारत में महाजनपदों का उदय हुआ। इनमें कुछ राज्यों में राजतंत्र था, जबकि साक, लिच्छवी, मल्ल एवं वज्र जैसे क्षेत्रों में गणराज्यात्मक शासन व्यवस्था विकसित हुई। इन गणराज्यों का उदय उत्तर वैदिक काल की सामाजिक राजनीतिक प्रवृत्तियों के प्रति प्रतिक्रिया के रूप में देखा जाता है। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। मुख्य भाग है उत्तर वैदिक जीवन पद्धति के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में गणराज्यों का उदय। पहला पॉइंट है राज सत्ता के केंद्रीकरण का विरोध। उत्तर वैदिक काल में वंशानुगत राजतंत्र मजबूत हुआ, जबकि गणराज्यों में सत्ता अनेक कुलों के प्रमुखों के बीच विभाजित थी। अब हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। ब्राह्मणवादी वर्चस्व के प्रति प्रतिक्रिया। यज्ञ एवं कर्म कांडों की बढ़ती प्रधानता के विपरीत गणराज्यों में अपेक्षाकृत सरल सामाजिक व्यवस्था थी। तीसरा पॉइंट है जनजातीय परंपराओं का संरक्षण। अनेक गणराज्य पूर्ववर्ती कबायली संगठनों से विकसित हुए, जहां सामूहिक निर्णय लेने की परंपरा विद्यमान थी। अगला पॉइंट है सामूहिक निर्णय प्रणाली। गणसभा एवं संथागार जैसी संस्थाओं के माध्यम से शासन संचालित होता था, जो उत्तर वैदिक निरंकुश प्रवृत्तियों से भिन्न था। 5वां पॉइंट है सामाजिक आर्थिक परिवर्तन। कृषि, व्यापार तथा नगरीकरण के विस्तार ने ऐसे राजनीतिक ढांचे को जन्म दिया जो स्थानीय हितों का बेहतर प्रतिनिधित्व कर सके। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं। निष्कर्ष है प्रादेशिक गणराज्यों का उदय केवल राजनीतिक परिवर्तन नहीं था, बल्कि उत्तर वैदिक काल के केंद्रीकृत राजतंत्र, कर्मकांडवाद और सामाजिक असमानताओं के विरुद्ध एक वैकल्पिक व्यवस्था का विकास था। यद्यपि ये पूर्ण लोकतंत्र नहीं थे, फिर भी इन्होंने भारतीय राजनीतिक परंपरा में सहभागितापूर्ण शासन की महत्वपूर्ण नींव रखी। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। मौर्यों ने भौतिक संस्कृति का प्रसार गंगा के मैदानों में कहां तक सुगम कर दिया, व्याख्या कीजिए। सबसे पहले हम भूमिका पर चलते हैं। मौर्य साम्राज्य 322 से 185 ईसा पूर्व भारतीय इतिहास का प्रथम विशाल एवं केंद्रीकृत साम्राज्य था। इसकी प्रशासनिक व्यवस्था, आर्थिक नीतियों तथा संचार साधनों ने गंगा के मैदानों में भौतिक संस्कृति के व्यापक प्रसार को संभव बनाया। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। मौर्यों द्वारा भौतिक संस्कृति के प्रसार को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है।
पहला पॉइंट है लोहे के उपकरणों का विस्तार। कृषि एवं वन सफाई हेतु लोहे के औजारों का व्यापक उपयोग हुआ, जिससे गंगा घाटी में कृषि का विस्तार हुआ। दूसरा पॉइंट है कृषि उत्पादन में वृद्धि। सिंचाई सुविधाओं तथा राज्य संरक्षण से अधिशेष उत्पादन बढ़ा, जिसने नगरीकरण को प्रोत्साहित किया। अगला पॉइंट है नगरों का विकास। पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, वाराणसी जैसे नगर व्यापार एवं शिल्प के प्रमुख केंद्र बने। अगला पॉइंट है व्यापार एवं संचार का विस्तार। राजमार्गों, सड़कों तथा प्रशासनिक नेटवर्क ने वस्तुओं और तकनीकों के आदान प्रदान को सुगम बनाया। अगला पॉइंट है मुद्रा अर्थव्यवस्था का विकास। पंच चिन्हित सिक्कों के प्रचलन से व्यापारिक गतिविधियां बढ़ी। अगला पॉइंट शिल्प एवं उद्योगों का विकास। धातु कर्म, वस्त्र निर्माण, मृदभांड निर्माण आदि का राज्य संरक्षण मिला। अगला पॉइंट है एनबीपीडब्ल्यू। अगला पॉइंट है एनबीपीडब्ल्यू नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर संस्कृति का प्रसार। यह उन्नत नगरीय एवं भौतिक संस्कृति का प्रतीक बनकर पूरे गंगा मैदान में फैली। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं। इस प्रकार मौर्य ने प्रशासनिक एकीकरण, कृषि विस्तार, व्यापारिक नेटवर्क तथा शिल्प विकास के माध्यम से गंगा के मैदानों में भौतिक संस्कृति के प्रसार को अत्यंत सुगम बनाया। यह प्रक्रिया आगे चलकर भारतीय सभ्यता के आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास की आधारशिला सिद्ध हुई। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रथम से तृतीय शताब्दी ईस्वी के दौरान भारत के मध्य एशिया से संपर्कों की प्रकृति एवं प्रभाव का परीक्षण कीजिए। इन संपर्कों ने भारत के राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक क्षेत्रों को किस प्रकार प्रभावित किया। हम सबसे पहले भूमिका पर चलेंगे, भूमिका लिखेंगे। प्रथम से तृतीय शताब्दी ईस्वी के दौरान भारत का मध्य एशिया से संपर्क मुख्यतः कुषाणों, शकों, पार्थियों तथा रेशम मार्ग सिल्क रोड के माध्यम से स्थापित हुआ। यह काल भारत और मध्य एशिया के बीच राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक आदान प्रदान का महत्वपूर्ण चरण था। अब मुख्य भाग पर चलते हैं। संपर्कों की प्रकृति। कुषाण साम्राज्य ने भारत, मध्य एशिया और चीन को जोड़ने वाला सेतु बनाया। दूसरा पॉइंट है रेशम मार्ग के माध्यम से व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंध विकसित हुए। बौद्ध भिक्षुओं, व्यापारियों तथा यात्रियों का आवागमन बढ़ा। एवं राजनीतिक प्रभाव देखते हैं। कुषाणों ने भारत में केंद्रीकृत साम्राज्यवादी परंपरा को सुदृढ़ किया। देवपुत्र जैसी मध्य एशियाई शासकीय उपाधियों का प्रयोग हुआ। बहुजाति एवं बहुसांस्कृतिक शासन व्यवस्था का विकास हुआ। एवं अगला पॉइंट देखेंगे सांस्कृतिक प्रभाव। गांधार कला शैली का विकास हुआ, जिससे यूनानी, रोमन और भारतीय तत्व का समन्वय था। महायान बौद्ध धर्म का प्रसार मध्य एशिया एवं चीन तक हुआ। मूर्ति पूजा, प्रतिमा निर्माण तथा सांस्कृतिक समन्वय को बढ़ावा मिला। अब हम आर्थिक प्रभाव देखते हैं, क्या क्या आर्थिक प्रभाव था। रोम, चीन और मध्य एशिया के साथ व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। स्वर्ण मुद्राओं के व्यापक प्रचलन से वाणिज्य को बल मिला। नगरों, व्यापारिक केंद्रों तथा शिल्प उद्योगों का विकास हुआ। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं। प्रथम से तृतीय शताब्दी ईस्वी के भारत मध्य एशिया संपर्क केवल व्यापारिक संबंध नहीं थे, बल्कि उन्होंने भारतीय राजनीति, कला, धर्म और अर्थव्यवस्था को गहराई से प्रभावित किया। इन संपर्कों ने भारत को व्यापक एशियाई संस्कृति एवं आर्थिक नेटवर्क का महत्वपूर्ण अंग बना दिया।
हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। पूर्व मध्यकालीन भारत में सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया जातिगत पदानुक्रम, धार्मिक वैधता, आर्थिक परिवर्तन और राजनीतिक संरक्षण में जटिल अंतःक्रिया से प्रभावित थी। आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए कि इन कारकों ने सामूहिक रूप से पूर्व मध्यकालीन भारतीय सामाजिक संरचना को कैसे पुनर्गठित किया। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। भूमिका है पूर्व मध्यकालीन काल 600 से 1200 ईस्वी भारतीय समाज में गहन परिवर्तन का युग था। इस अवधि में भूमि अनुदान, क्षेत्रीय राज्यों का उदय, भक्ति आंदोलन तथा कृषि विस्तार ने सामाजिक संरचना को पुनर्गठित किया। अब मुख्य भाग पर चलते हैं। जातिगत पदानुक्रम का विस्तार। वर्ण व्यवस्था अधिक जटिल होकर अनेक जातियों एवं उपजातियों में विभाजित हुई। पेशागत समूहों तथा जनजातियों को क्रमशः जाति संरचना में समाहित किया गया। दूसरा पॉइंट है धार्मिक वैधता की भूमिका। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देकर शासकों ने अपने शासन को वैधता प्रदान की। धर्मशास्त्रों एवं पुराणों ने सामाजिक पदानुक्रम को वैचारिक आधार दिया। भक्ति आंदोलन ने समानता का संदेश देकर सीमित सामाजिक गतिशीलता को प्रोत्साहित किया। एवं आर्थिक परिवर्तन का प्रभाव। कृषि विस्तार एवं नई बस्तियों के विकास से नए कृषक वर्ग उभरे। व्यापारिक एवं शिल्पकार समुदायों की आर्थिक शक्ति बढ़ी, जिससे उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ। सामंतवादी प्रवृत्तियों ने स्थानीय अभिजात वर्ग को सशक्त बनाया। अब हम राजनीतिक संरक्षण देखेंगे। क्षेत्रीय राजवंशों ने योद्धा एवं स्थानीय प्रमुख समूहों को संरक्षण देकर उन्हें उच्च सामाजिक दर्जा दिलाया। कई जनजाति प्रमुख क्रमशः क्षत्रिय या राजपूत पहचान ग्रहण करने लगे। अब हम आलोचनात्मक मूल्यांकन। सामाजिक गतिशीलता के अवसर बढ़े, परंतु जातिगत असमानताएं भी सुदृढ़ हुई। परिवर्तन समावेशी होने के साथ साथ पदानुक्रमात्मक भी था। अब निष्कर्ष पर चलते हैं। पूर्व मध्यकालीन भारत की सामाजिक संरचना जाति, धर्म, अर्थव्यवस्था और राजनीति की परस्पर क्रिया से पुनर्गठित हुई। इस प्रक्रिया ने नए सामाजिक समूहों को बनने का अवसर दिया, किंतु सामाजिक स्तरीकरण को भी अस्थायी रूप से मजबूत किया। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। उन परिस्थितियों की विवेचना कीजिए जिनके कारण पल्लवों और चालुक्यों के मध्य संघर्ष हुए और बताइए कि इस प्रतिद्वंदिता ने दक्षिण भारत की सत्ता संरचना को कैसे प्रभावित किया। सबसे पहले हम भूमिका पर चलते हैं। भूमिका है 6वीं से 8वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य दक्षिण भारत में कांची के पल्लवों और वात्पी बादामी के चालुक्यों के बीच दीर्घकालीन संघर्ष दक्षिण भारतीय राजनीति की प्रमुख विशेषता थी। यह संघर्ष केवल क्षेत्रीय विस्तार का नहीं बल्कि दक्षिण भारत में सर्वोच्च सत्ता स्थापित करने का प्रयास था। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। मुख्य भाग है संघर्ष के प्रमुख कारण। क्या क्या प्रमुख कारण थे। पहला पॉइंट है राजनीतिक प्रभुत्व की आकांक्षा। दोनों राजवंश दक्षिण भारत में सर्वोच्च शक्ति बनना चाहते थे। दूसरा पॉइंट है रणनीतिक क्षेत्रों पर नियंत्रण। किशड़ा, तुंगभद्रा, दोआब तथा बेगी क्षेत्र पर अधिकार हेतु प्रतिस्पर्धा। अगला पॉइंट है आर्थिक हित। पूर्वी एवं पश्चिमी तटों के व्यापारिक मार्गों और बंदरगाहों पर नियंत्रण की इच्छा थी। अगला पॉइंट है सामंतों एवं उत्तराधिकार विवादों में हस्तक्षेप। दोनों राजवंश एक दूसरे के विरोधी गुटों का समर्थन करते थे। अगला पॉइंट है सैन्य प्रतिष्ठा। विजय एवं विस्तार राजकीय वैधता का प्रमुख आधार थे। अब हम सत्ता संरचना पर प्रभाव के बारे में देखेंगे क्या क्या प्रभाव था।
दक्षिण भारत का द्विध्रुवीय राजनीतिक स्वरूप विकसित हुआ। दूसरा पॉइंट है नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा वाजपेयी विजय 642 ईस्वी तथा बाद में चालुक्य के पुनरुत्थान ने शक्ति संतुलन की राजनीति को जन्म दिया। अगला पॉइंट है सामंतवादी प्रवृत्तियों और क्षेत्रीय शक्तियों का विकास हुआ। अगला पॉइंट है सैन्य संगठन एवं दुर्ग निर्माण को प्रोत्साहन मिला। अगला पॉइंट है राष्ट्रकूटों जैसी नई शक्तियों के उदय के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी। कला स्थापत्य एवं मंदिर निर्माण में प्रतिस्पर्धात्मक संरक्षण बढ़ा। अब निष्कर्ष पर चलते हैं। पल्लव चालुक्य प्रतिद्वंदिता ने दक्षिण भारत की राजनीतिक संरचना को गहराई से प्रभावित किया। यद्यपि यह संघर्ष निर्णायक विजय नहीं दे सका, परंतु इसने शक्ति संतुलन, क्षेत्रीय राज्यों के विकास तथा दक्षिण भारतीय सांस्कृतिक उत्कर्ष की मजबूत आधारशिला रखी। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। पूर्व मध्यकालीन भारत में कला और साहित्य के विकास के प्रमुख चरणों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए तथा स्पष्ट कीजिए कि किस प्रकार ये चरण उस काल के समाज एवं संरक्षण स्वरूप में व्यापक परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करते थे। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। पूर्व मध्यकालीन भारत लगभग 600 से 1200 राजनीतिक विकेंद्रीकरण, क्षेत्रीय राज्यों के उदय तथा धार्मिक सांस्कृतिक पुनर्संरचना का काल था। कला एवं साहित्य का विकास केवल सौंदर्य बोध का परिणाम नहीं था, बल्कि समाज, धर्म और संरक्षण की बदलती प्रकृति का दर्पण भी था। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। कला एवं साहित्य के विकास के प्रमुख चरण। पहला है प्रारंभिक चरण 600 से 800 ईस्वी। गुप्त परंपरा का प्रभाव, मंदिर स्थापत्य का विकास, संस्कृत साहित्य का प्रभुत्व, भट्ट नंदी जैसे विद्वान का काल था। अब हम अगले पॉइंट पर चलें। क्षेत्रीय उत्कर्ष का चरण 800 से 1000 ईसा पूर्व। नागर, द्रविड़ एवं बेसर शैलियों का विस्तार, पाल, राजपूत प्रतिहार कला का विकास, क्षेत्रीय भाषाओं कन्नड़, तमिल आदि में साहित्यिक सृजन आरंभ हुए। अब हम परिपक्वता का चरण देखते हैं 1000 से 1200 ईस्वी। खजुराहो कोड़ा की पूर्ववर्ती परंपराएं, चोल मंदिर स्थापत्य का उत्कर्ष। अब हम भक्ति साहित्य और स्थानीय भाषाओं का प्रसार भी हुआ। अब हम आलोचनात्मक मूल्यांकन देखेंगे। कला साहित्य का विकास व्यापक था, परंतु संरक्षण मुख्यतः राजाओं, मंदिरों एवं धार्मिक संस्थाओं तक सीमित रहा। संस्कृत की श्रेष्ठतावादी परंपरा के साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं का उदय सामाजिक समावेशन को दर्शाता है। मंदिर केवल धार्मिक केंद्र नहीं, बल्कि आर्थिक, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक संस्थान भी बने। अब हम समाज एवं संरक्षण में परिवर्तन का प्रतिबिंब देखेंगे। सामंतवाद और क्षेत्रीय राज्यों के उदय ने स्थानीय कला शैलियों को बढ़ावा दिया। भक्ति आंदोलन ने जनसाधारण को सांस्कृतिक अभिव्यक्ति से जोड़ा। राजकीय संरक्षण में से मंदिर केंद्रित संरक्षण व्यवस्था की ओर संक्रमण हुआ। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं। पूर्व मध्यकालीन भारत की कला एवं साहित्यिक उपलब्धियों, राजनीतिक विकेंद्रीकरण, क्षेत्रीय पहचान, भक्ति आंदोलन तथा बदलती संरक्षण व्यवस्था की अभिव्यक्ति थी। ये उपलब्धियां भारतीय संस्कृति के बहुलतावादी एवं गतिशील स्वरूप को सुदृढ़ करती है। अब हम अगले प्रश्न चलते हैं। खंड बा, क्योंकि ये प्रश्न अनिवार्य होता है, प्रश्न 5 अनिवार्य होता है। इसमें 5 प्रश्न दिए होते हैं, 150 शब्दों में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लिखना होता है। पहला प्रश्न है, उत्तर मध्यकालीन भारत में धार्मिक विषयों में प्रांतीय भाषाओं के साहित्यिक
साहित्य के एक बड़े अनुभाग को प्रेरित किया? टिप्पणी कीजिए। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। उत्तर मध्यकालीन भारत 13वीं से 18वीं शताब्दी में प्रांतीय भाषाओं का अभूतपूर्व विकास हुआ। इस काल में भक्ति एवं सूफी आंदोलनों के प्रभाव से धार्मिक विषय साहित्यिक सृजन का प्रमुख आधार बने। परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय भाषाओं में जन सामान्य की भाषा में व्यापक साहित्य की रचना हुई। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। धार्मिक विषयों द्वारा प्रांतीय साहित्य को प्रेरित करने के प्रमुख आयाम। पहला है भक्ति आंदोलन का प्रभाव। राम और कृष्ण भक्ति पर आधारित साहित्य का विकास हुआ। तुलसीदास की रामचरितमानस अवधि तथा सूरदास की सूरसागर ब्रज इसके प्रमुख उदाहरण है। अब हम क्षेत्रीय संत कवियों का योगदान देखेंगे। मराठी में ज्ञानेश्वर, नामदेव और तुकाराम ने भक्ति साहित्य को समृद्ध किया। बंगाल में चैतन्य महाप्रभु की वैष्णव परंपरा से प्रेरित साहित्यिक विकास हुआ। सूफी साहित्य का विकास हम देखेंगे। प्रेम, ईश्वर भक्ति और मानवता के संदेश को स्थानीय भाषाओं में व्यक्त किया गया। मलिक मोहम्मद जैसी की पद्मावत इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। अब हम धार्मिक ग्रंथों का स्थानीयकरण देखेंगे। संस्कृत ग्रंथों का प्रांतीय भाषाओं में अनुवाद हुआ, जिससे धार्मिक ज्ञान जनसुलभ बना। अगला पॉइंट देखेंगे, सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव। साहित्य ने जाति, कर्मकांड और सामाजिक भेदभाव की आलोचना करते हुए समन्वयवादी संस्कृति को बढ़ावा दिया। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं। यद्यपि उत्तर मध्यकालीन साहित्य में वीर गाथा, इतिहास और लौकिक विषय भी विद्यमान थे, फिर भी धार्मिक प्रेरणा इसकी प्रमुख धारा रही। भक्ति और सूफी परंपराओं ने प्रांतीय भाषाओं को समृद्ध कर भारतीय सांस्कृतिक एकता तथा जन साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब हम अगले प्रश्न पर देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक उपायों का लक्ष्य दिल्ली सल्तनत में राजनीतिक सत्ता का केंद्रीकरण था। स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले हम भूमिका पर चलते हैं। भूमिका है, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी दिल्ली सल्तनत का एक शक्तिशाली शासक था। उसने मंगोल आक्रमणों, सामंतों के विद्रोह तथा विशाल सेना के निर्वाह की चुनौतियों से निपटने हेतु अनेक आर्थिक सुधार लागू किए। इन उपायों का प्रमुख उद्देश्य राजनीतिक सत्ता का केंद्रीकरण था। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। मुख्य भाग है भूमि राजस्व सुधार। 2 आंक क्षेत्र में भूमि का मापन कर उपज का लगभग 50% कर निर्धारित किया गया। इक्तादारों और स्थानीय मुखियाओं, फूत, मुकद्दम चौधरी का विशेषाधिकार समाप्त किए गए। इससे राज्य की आय सीधे बढ़ी और स्थानीय शक्तियां कमजोर हुई। अब हम बाजार नियंत्रण नीति देखेंगे। अनाज, घोड़े, दास एवं दैनिक वस्तुओं के मूल्य निश्चित किए गए। साना एवं मंडी तथा गुप्तचर व्यवस्था द्वारा कठोर निगरानी रखी गई। कम कीमतों के कारण सैनिकों को कम वेतन पर बनाए रखना संभव हुआ, जिससे सुल्तान की अस्थायी सेना मजबूत हुई। अब हम धन संपत्ति पर नियंत्रण देखेंगे। अमीरों की अत्यधिक संपत्ति, उपहारों और वैवाहिक गठबंधनों पर निगरानी रखी गई। इससे विद्रोह की संभावनाएं कम हुई और अभिजात वर्ग सुल्तान पर निर्भर बना। अब हम केंद्रीकृत प्रशासन देखेंगे। राजस्व एवं बाजार व्यवस्था को सीधे केंद्रीय नियंत्रण में लाया गया। प्रशासनिक अधिकारियों की जवाबदेही बढ़ाई गई। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक उपाय केवल राजस्व वृद्धि तक सीमित नहीं थे, बल्कि वह एक सुविचारित राजनीतिक रणनीति थे। इन सुधारों ने स्थानीय शक्तियों और अभिजात वर्ग को नियंत्रित कर दिल्ली सल्तनत में सुल्तान की सर्वोच्चता स्थापित की तथा राजनीतिक केंद्रीकरण को सुदृढ़ किया। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। मुगल भारत में शाही कारखानों की भूमिका का
आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। वह मुगल राज्य की वैचारिक और कार्यात्मक अनिवार्यताओं को किस प्रकार प्रतिबिंबित करते हैं। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। मुगल काल में शाही कारखाने राज्य द्वारा संचालित उत्पादन एवं भंडारण केंद्र थे। अब अबुल फजल के आईने अकबरी में इनके विस्तृत विवरण मिलते हैं। ये केवल आर्थिक संस्थाएं नहीं थे, बल्कि मुगल सत्ता की वैचारिक तथा प्रशासनिक आवश्यकताओं के महत्वपूर्ण साधन थे। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। शाही कारखानों की भूमिका। पहला पॉइंट है राजकीय आवश्यकताओं की पूर्ति। शाही दरबार, सेना, मालों एवं उत्सवों हेतु वस्तुओं का उत्पादन। अगला पॉइंट है उच्च गुणवत्ता वाले शिल्प का संरक्षण। वस्त्र, आभूषण, कालीन, हथियार एवं चित्रकला जैसी कलाओं को प्रोत्साहन। तीसरा पॉइंट है कुशल कारीगरों का संगठन। विभिन्न क्षेत्रों के शिल्पियों को एक मंच पर लाकर उत्पादन बढ़ाना। अगला पॉइंट है संसाधनों का केंद्रीकृत नियंत्रण। मूल्यवान कच्चे माल एवं तैयार वस्तुओं का प्रबंधन एवं वैचारिक एवं कार्यात्मक अनिवार्यताओं का प्रतिबिंब देखेंगे। पहला हम वैचारिक पक्ष। सम्राट की वैभवशाली एवं सार्वभौमिक सत्ता का प्रदर्शन। शाही संरक्षण के माध्यम से सांस्कृतिक श्रेष्ठता और वैधता का निर्माण हुआ। अब हम कार्यात्मक पक्ष के बारे में देखेंगे। सेना और प्रशासन को नियमित आपूर्ति, राजकोषीय एवं प्रशासनिक नियंत्रण को सुदृढ़ करना, समाज के विभिन्न क्षेत्रों को आर्थिक रूप से एकीकृत करना। अब हम आलोचनात्मक मूल्यांकन देखेंगे। कारखानों ने शिल्प और कला को बढ़ावा दिया, किंतु उनका प्रमुख उद्देश्य राजकीय उपयोग था, न कि व्यापक औद्योगिक विकास। अत्यधिक केंद्रीकरण के कारण इनकी कार्य क्षमता सम्राट और राज्य की वित्तीय स्थिति पर निर्भर रहती थी। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। शाही कारखाने मुगल राज्य की केंद्रीकृत सत्ता, वैभव, सांस्कृतिक संरक्षण और प्रशासनिक दक्षता के प्रतीक थे। वह मुगल शासन की वैचारिक प्रतिष्ठा तथा कार्यात्मक आवश्यकताओं के बीच गहरे संबंध को प्रभावी रूप से प्रतिबिंबित करते हैं। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। सिख धर्म के सिद्धांत इस्लामी और भारतीय इंडिक धार्मिक विश्वासों एवं प्रथाओं के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण का प्रतिनिधित्व करते हैं। टिप्पणी कीजिए। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। 15वीं शताब्दी में गुरु नानक द्वारा स्थापित सिख धर्म ऐसे समय में उभरा जब भारतीय समाज भक्ति आंदोलन और सूफी परंपरा के प्रभाव से धार्मिक समन्वय की दिशा में अग्रसर था। सिख धर्म ने हिंदू व इस्लामी परंपराओं के अनेक तत्वों को आत्मसात करते हुए एक स्वतंत्र धार्मिक पहचान विकसित की। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। सिख धर्म में इस्लामी प्रभाव। पहला पॉइंट है एकेश्वरवाद, मोनोथिज्म, एक ओंकार की अवधारणा इस्लाम के तौहीद सिद्धांत से साम्यता रखती है। दूसरा पॉइंट है मूर्ति पूजा का विरोध। गुरु नानक ने बाह्य आडंबरों एवं मूर्ति पूजा की आलोचना की। तीसरा पॉइंट है समानता का सिद्धांत। जाति, पंथ और जन्म आधारित भेदभाव का विरोध सूफी विचारधारा से मेल खाता है। अब हम ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण। सूफीवाद की भांति ईश्वर से प्रत्यक्ष संबंध पर बल। अब हम भारतीय इंडिक परंपराओं का प्रभाव के बारे में देखेंगे। पहला है कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष की अवधारणाओं को स्वीकार किया गया। भक्ति मार्ग को ईश्वर की प्राप्ति का प्रमुख साधन माना गया। संत परंपरा के कबीर, नामदेव, रविदास आदि की वाणी को गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान मिला। संगत और कीर्तन जैसी सामूहिक उपासना पद्धतियां भारतीय धार्मिक परंपराओं से जुड़ी हैं। अब हम आलोचनात्मक पक्ष देखेंगे। सिख धर्म केवल मिश्रण नहीं बल्कि एक स्वतंत्र धर्म है जिसमें गुरु परंपरा, गुरु ग्रंथ साहिब, खालसा पंथ तथा विशिष्ट आचार संहिता के माध्यम से
अपनी अलग पहचान निर्मित की। और हम निष्कर्ष पर चलते हैं। अतः सिख धर्म इस्लामी और भारतीय धार्मिक परंपराओं के रचनात्मक समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण है, किंतु इसकी विशिष्ट शिक्षाएं और संस्थागत संरचना इसे एक स्वतंत्र एवं मौलिक धर्म के रूप में स्थापित करती हैं। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। मुगल युग के दौरान बारूद ने भारत में युद्ध के चरित्र को बदल दिया, स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। बारूद, गन पाउडर तथा उससे विकसित तोपखाने और आग्नेय शस्त्रों और आग्नेयास्त्रों का भारत में व्यापक सैन्य उपयोग मुगलों के आगमन के साथ हुआ। बाबर ने 1526 ईस्वी के प्रथम पानीपत युद्ध में इसका प्रभावी प्रयोग किया, जिससे भारतीय युद्ध प्रणाली में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। युद्ध के चरित्र में परिवर्तन पला है। तोपखाने का महत्व बढ़ा। युद्ध में हाथियों और पारंपरिक हाथियों के स्थान पर तोपों एवं बंदूकों की भूमिका निर्णायक हुई। किलाबंदी की रणनीति में बदलाव, मजबूत दीवारों वाले दुर्ग भी भारी तोपों के सामने असुरक्षित हो गए। घुड़सवार सेना की प्रधानता में कमी, केवल वीरता और संख्या के बजाय तकनीक और एवं अग्निशक्ति महत्वपूर्ण बनी। अगला पॉइंट है केंद्रीकृत सैन्य शक्ति का विकास। तोपखाने के रखरखाव हेतु विशाल संसाधनों की आवश्यकता ने मजबूत केंद्रीय राज्य को बढ़ावा दिया। अगला पॉइंट है नई युद्ध रणनीतियों का उदय। बाबर की तुलुगमा एवं अरबा जैसी रणनीतियां बारूद आधारित युद्ध की प्रभावशीलता को दर्शाती हैं। अगला पॉइंट है सैन्य विशेषज्ञों का महत्व। तोपची, बंदूकधारी तथा तकनीकी विशेषज्ञ सेना का अभिन्न अंग बने। अब हम सीमाएं देखेंगे। प्रारंभिक आग्नेयास्त्र धीमे और कम सटीक थे। दुर्गम एवं पर्वतीय क्षेत्रों में पारंपरिक युद्ध पद्धतियां लंबे समय तक प्रासंगिक रही। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। अतः बारूद ने मुगल काल में भारतीय युद्ध प्रणाली को तकनीक आधारित, संगठित और केंद्रीकृत स्वरूप प्रदान किया। इसने केवल युद्ध की रणनीतियों को ही नहीं बदला, बल्कि राज्य निर्माण और साम्राज्य विस्तार की प्रक्रिया को भी गहराई से प्रभावित किया। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। टोडरमल की राजस्व प्रणाली की संरचनात्मक विशेषताओं की विवेचना कीजिए और मूल्यांकन कीजिए कि भारत में किस हद तक यह प्रणाली भू राजस्व निर्धारण में मानकीकरण लाने में सफल रही। सबसे पहले हम भूमिका पर चलते हैं। अकबर के शासनकाल में राजा टोडरमल द्वारा विकसित जब्त या दसाला प्रणाली मुगल प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण राजस्व व्यवस्थाओं में से एक थी। इसका उद्देश्य भूमि मापन, उपज के आकलन तथा कर निर्धारण में एक रूपता और पारदर्शिता स्थापित करना था। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। टोडरमल की राजस्व प्रणाली की संरचनात्मक विशेषताएं। पहला है भूमि का वैज्ञानिक मापन। इलाही, गज एवं जरीब के माध्यम से भूमि का सर्वेक्षण। दूसरा पॉइंट है भूमि का वर्गीकरण। पोलज, परौती, चाचर तथा बंजर श्रेणियों में विभाजन। तीसरा पॉइंट है दसाला प्रणाली। पिछले 10 वर्षों की औसत उपज एवं कीमतों के आधार पर राजस्व निर्धारण। अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। नगद राजस्व वसूली। कर को नगद में निर्धारित कर राज्य की आय को स्थिर बनाया गया। पट्टा और काबूलियत। किसान एवं राज्य के अधिकारों तथा दायित्वों को लिखित निर्धारण। अगला पॉइंट है विस्तृत अभिलेख व्यवस्था। भूमि, उपज तथा कर संबंधी रिकॉर्ड का रख रखाव।
अब हम मानकीकरण में सफलता का मूल्यांकन देखेंगे। भूमि मापन और कर निर्धारण में एक रूप मानदंड स्थापित हुए। राज्य की आय अधिक नियमित एवं पूर्वानुमेय बनी। तीसरा पॉइंट है, किसानों को मनमानी वसूली से आंशिक सुरक्षा मिली। यह प्रणाली बाद की कई राजस्व व्यवस्थाओं के लिए आधार बनी। अब सीमाएं देखेंगे। संपूर्ण साम्राज्य में समान रूप से लागू नहीं हो सकी। स्थानीय भौगोलिक विविधताओं एवं फसल उतार चढ़ाव को पर्याप्त रूप से समाहित नहीं कर पाई। उच्च कर दरें किसानों पर बोझ बनी रही। हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। टोडरमल की राजस्व प्रणाली ने मध्यकालीन भारत में भू राजस्व प्रशासन को वैज्ञानिक, संगठित और अपेक्षाकृत मानकीकृत स्वरूप प्रदान किया। यद्यपि इसकी सीमाएं थी, फिर भी यह भारतीय राजस्व इतिहास में प्रशासनिक मानकीकरण की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। बर्नी की फतवा ए जहादारी दिल्ली सल्तनत का सही विवरण नहीं अपितु एक विलाप आक्षेप था, स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले हम भूमिका पर चलते हैं। जियाउद्दीन बर्नी 1285 से 1357 ईस्वी दिल्ली सल्तनत काल के प्रमुख इतिहासकार थे। उनकी कृति फतवा ए जहादारी एक ऐतिहासिक वृत्तांत से अधिक राजनीतिक धार्मिक आदर्शों का ग्रंथ है। इसमें बर्नी ने आदर्श इस्लामी शासन की परिकल्पना प्रस्तुत की है, इसलिए इसे तत्कालीन वास्तविकता का निष्पक्ष विवरण नहीं माना जाता है। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। बर्नी की रचना को विलाप या आक्षेप कहे जाने के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पहला पॉइंट है, आदर्शवादी स्वरूप। यह ग्रंथ घटनाओं का वर्णन नहीं करता बल्कि शासकों के लिए आदर्श शासन संबंधी निर्देश देता है। दूसरा पॉइंट है, अतीत के गौरव का महिमा मंडन। बर्नी ने प्रारंभिक तुर्की अभिजात वर्ग की श्रेष्ठता का समर्थन किया तथा उनके पतन पर दुख व्यक्त किया। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं, सामाजिक पूर्वाग्रह। उन्होंने उच्च कुलीन तर्कों को प्रशासन में प्राथमिकता देने और निम्न वर्गों को सत्ता से दूर रखने की वकालत की। अगला पॉइंट है, धार्मिक कट्टरता। बर्नी ने शरिया आधारित राज्य की संस्कृति की तथा गैर मुसलमानों के प्रति कठोर नीति का समर्थन किया, जबकि सल्तनत की वास्तविक राजनीति अधिक व्यवहारिक थी। अगला पॉइंट है, समकालीन परिवर्तनों से असंतोष। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में नए सामाजिक समूहों के उदय तथा प्रशासनिक परिवर्तनों की उन्होंने आलोचना की। अगला पॉइंट है, वास्तविकता और आदर्श में अंतर। सल्तनत का शासन राजनीतिक आवश्यकता, समझौतों और विविध सामाजिक समूहों की भागीदारी पर आधारित था, जिसे बर्नी स्वीकार नहीं कर पाए। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं। अतः फतवा ए जहांदारी को दिल्ली सल्तनत का वस्तुनिष्ठ इतिहास नहीं बल्कि बर्नी की राजनीति, धार्मिक चिंताओं तथा बदलती सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था के प्रति उनके असंतोष का प्रतिबिंब माना जाना चाहिए। इसी कारण इतिहासकार इसे यथार्थ विवरण से अधिक एक विलाप के रूप में देखते हैं। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। मुगल संरक्षण में हिंदी साहित्य के विकास पर चर्चा कीजिए। भक्ति और सूफी आंदोलनों ने इसे किस प्रकार से प्रभावित किया। सबसे पहले हम भूमिका पर चलते हैं। मुगल काल 16वीं से 18वीं शताब्दी हिंदी साहित्य के उत्कर्ष का महत्वपूर्ण युग था। यद्यपि मुगल शासकों की राजभाषा फारसी थी, फिर भी उनके संरक्षण तथा अनुकूल सांस्कृतिक वातावरण में हिंदी साहित्य, विशेषकर ब्रज भाषा और अवधी साहित्य का उल्लेखनीय विकास हुआ। भक्ति एवं सूफी आंदोलनों ने इसकी विषय वस्तु और भाषा को व्यापक जनाधार प्रदान किया। अब मुख्य भाग पर चलते हैं। मुगल संरक्षण में हिंदी साहित्य का विकास। पहला पॉइंट है,
अकबर के शासनकाल में सांस्कृतिक समन्वय की नीति ने हिंदी साहित्य को प्रोत्साहन दिया। अब्दुल रहीम खान खाना ने हिंदी दोहों की रचना कर साहित्य को समृद्ध किया। अकबर जहां के और शाहजहां के दरबारों में अनेक हिंदी कवियों को संरक्षण मिला। ब्रजभाषा में केशवदास, बिहारी, मतीराम आदि ने रीतकालीन साहित्य को विकसित किया। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस और सूरदास की सूरसागर जैसी कृतियां इसी काल में लोकप्रिय हुई। एवं भक्ति और सूफी आंदोलनों का प्रभाव। पहला पॉइंट है, भक्ति आंदोलन ने ईश्वर भक्ति, समता और लोक भाषा को महत्व दिया, जिससे हिंदी साहित्य जनसाधारण तक पहुंचा। दूसरा पॉइंट है, निर्गुण संतों कवि रैदास तथा सगुण भक्तों तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई ने हिंदी साहित्य को आध्यात्मिक गहराई प्रदान की। अगला पॉइंट देखते हैं, सूफी संतों ने प्रेम, मानवता और धार्मिक सहिष्णुता के संदेश को हिंदी अवधि साहित्य में अभिव्यक्त किया। मलिक मोहम्मद जैसी की पद्मावत जैसी कृतियां हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण है। अब निष्कर्ष पर चलते हैं। मुगलकालीन संरक्षण भक्ति आंदोलन की लोकप्रियता, भक्ति आंदोलन की लोकाभिमुखता तथा सूफी विचारधारा की उदारता ने मिलकर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। परिणाम स्वरूप हिंदी साहित्य न केवल सांस्कृतिक समन्वय का माध्यम बना, बल्कि भारतीय समाज की बहुलतावादी परंपरा का सशक्त प्रतिनिधि भी बना। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। पुर्तगाली समुद्री शक्ति ने 16वीं सदी में हिंद महासागर में व्यापार के स्वरूप को बाधित किया। समीक्षा कीजिए। सबसे पहले हम भूमिका पर चलते हैं। 15वीं शताब्दी के अंत में वास्को डी गामा के आगमन 1498 के बाद पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में अपनी समुद्री शक्ति का विस्तार किया। उनका उद्देश्य मसाला व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करना तथा अरब एवं एशियाई व्यापारिक नेटवर्क को नियंत्रित करना था। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। हिंद महासागर व्यापार में बाधाएं। पुर्तगालियों ने कॉर्टेज प्रणाली लागू कर जहाजों के लिए अनिवार्य समुद्री पास की व्यवस्था की। गोवा, दीव, दमन, मलक्का और होर्मुज जैसे रणनीतिक बंदरगाहों पर नियंत्रण स्थापित कर प्रमुख व्यापार मार्गों को अपने अधीन किया। अगला पॉइंट है, अरब, गुजराती तथा मिस्री व्यापारियों के जहाजों पर आक्रमण कर पारंपरिक व्यापारिक नेटवर्क को कमजोर किया। अगला पॉइंट है, समुद्री शक्ति के बल पर मसालों और घोड़ों के व्यापार में एकाधिकार स्थापित करने का प्रयास किया। व्यापार में मुक्त प्रतिस्पर्धा के स्थान पर सैन्य नियंत्रण और कराधान को बढ़ावा दिया। अब हम सीमाएं एवं सकारात्मक प्रभाव के बारे में देखेंगे। पहला है, पुर्तगाली नियंत्रण संपूर्ण हिंद महासागर पर नहीं था। लाल सागर, बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण पूर्व एशिया के कई क्षेत्रों में स्थानीय व्यापार जारी रहा। यूरोप और एशिया के बीच प्रत्यक्ष समुद्री संपर्क स्थापित हुआ, जिससे वैश्विक व्यापार का विस्तार हुआ। नई वस्तुओं, तकनीकों तथा नौवहन ज्ञान का आदान प्रदान बढ़ा। अगला पॉइंट है, भारतीय तटीय राज्यों और व्यापारियों ने परिस्थितियों के अनुसार नए व्यापारिक अवसर भी विकसित किए। हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। पुर्तगाली समुद्री शक्ति ने 16वीं सदी में हिंद महासागर के पारंपरिक एवं अपेक्षाकृत मुक्त व्यापारिक तंत्र को सैन्य बल और एकाधिकारवादी नीतियों द्वारा बाधित किया है, तथा वह इसे पूर्णतः नियंत्रित नहीं कर सकी और उसके हस्तक्षेप ने अंततः हिंद महासागर को उभरती वैश्विक व्यापारिक व्यवस्था से जोड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अकबर की राजपूत नीति मुगल दरबार की गुटी राजनीतिक विचारों द्वारा निर्मित थी। विवेचना कीजिए।
सबसे पहले हम भूमिका पर चलते हैं। अकबर 1556 से 1605 की राजपूत नीति को प्रायः उसकी धार्मिक सहिष्णुता और साम्राज्यवादी दृष्टि का परिणाम माना जाता है, किंतु यह नीति केवल वैचारिक नहीं थी, बल्कि मुगल दरबार के विभिन्न तुर्की, ईरानी, उज्बेक तथा भारतीय मुस्लिम गुटों के बीच शक्ति संतुलन स्थापित करने की राजनीतिक आवश्यकता से भी प्रभावित थी। हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। राजपूत नीति के पीछे गुटी राजनीति की भूमिका। पहला है तुर्की अमीरों के प्रभाव को संतुलित करना। प्रारंभिक मुगल शासन में तुरानी तुर्की सरदार अत्यधिक शक्तिशाली थे। राजपूतों को प्रशासन एवं सेना में शामिल कर अकबर ने उनका एकाधिकार कम किया। दूसरा पॉइंट है उज्बेक विद्रोह का प्रत्युत्तर। 1560 के दशक में उज्बेक अमीरों के विद्रोहों ने अकबर को नए वफादार सहयोगियों की आवश्यकता का एहसास कराया, जिसे राजपूतों ने पूरा किया। तीसरा पॉइंट है मनसबदारी व्यवस्था में समावेशन। आमेर के राजा भारमाल, मान सिंह, भगवान दास आदि को उच्च पद देकर अकबर ने एक नया शक्तिशाली लेकिन सम्राट निष्ठ गुट विकसित किया। चौथा पॉइंट है साम्राज्य विस्तार में सहयोग। राजपूतों की सैन्य क्षमता और स्थानीय वैधता ने गुजरात, बंगाल तथा दक्कन अभियानों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब हम अन्य आयाम देखेंगे। वैवाहिक संबंधों और धार्मिक सहिष्णुता ने भी नीति को मजबूती दी। अतः यह केवल दरबारी गुटबंदी का परिणाम नहीं, बल्कि साम्राज्य निर्माण की व्यापक रणनीति भी थी। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। अकबर की राजपूत नीति मुगल दरबार की गुटी राजनीति से गहराई से प्रभावित थी, क्योंकि इससे विभिन्न अमीर गुटों के बीच संतुलन स्थापित हुआ। किंतु इसकी सफलता का आधार केवल राजनीतिक गणना नहीं, बल्कि समावेशी शासन और व्यवहारिक साम्राज्यवादी दृष्टिकोण भी था, जिसने मुगल साम्राज्य को स्थायित्व और व्यापक वैधता प्रदान की। हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। उत्तर भारत की कृषि संरचना पर मुगल कालीन राजस्व प्रशासन के प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। इसने ग्रामीण सामाजिक आर्थिक ताने बाने को किस हद तक नियंत्रित एवं परिवर्तित किया। मुगल कालीन राजस्व प्रशासन, विशेषकर अकबर के समय टोडरमल द्वारा विकसित जब्त प्रणाली, उत्तर भारत की कृषि व्यवस्था का प्रमुख आधार बना। इसका उद्देश्य राज्य की आय बढ़ाना था, किंतु इसके प्रभाव कृषि उत्पादन, ग्रामीण समाज तथा आर्थिक संबंधों पर व्यापक रूप से पड़े हैं। अब सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। कृषि संरचना पर प्रभाव। भूमि मापन, वर्गीकरण और औसत उपज के आधार पर कर निर्धारण से राजस्व व्यवस्था अपेक्षाकृत संगठित हुई। नगद राजस्व की मांग ने कृषि के व्यवसायीकरण को बढ़ावा दिया तथा कपास, नील और गन्ने जैसी नगदी फसलों का विस्तार हुआ। अगला पॉइंट है कृषि विस्तार हेतु नई भूमि को खेती के अंतर्गत लाया गया, जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई। राज्य और कृषकों के बीच प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करने का प्रयास किया गया। अगला पॉइंट हम देखते हैं ग्रामीण सामाजिक आर्थिक ताने बाने में निरंतरता। ग्राम समुदाय, जाति आधारित श्रम विभाजन तथा स्थानीय मुखियाओं की भूमिका बनी रही। जमींदार ग्रामीण समाज में मध्यस्थ एवं प्रभुत्वशाली वर्ग के रूप में कायम रहे। अगला पॉइंट है ग्रामीण सामाजिक आर्थिक ताने बाने में परिवर्तन। जमींदारों एवं राज्य अधिकारियों का प्रभाव बढ़ा, जिससे ग्रामीण सत्ता संरचना अधिक अस्थिरीकृत हुई। उच्च राजस्व मांग के कारण कृषकों पर दबाव बढ़ा और ऋणग्रस्तता की प्रवृत्ति विकसित हुई। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का बाजार से जुड़ाव बढ़ा तथा उत्पादन संबंधों में परिवर्तन आया। हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। मुगल राजस्व प्रशासन ने उत्तर भारत की कृषि संरचना में मानकीकरण, विस्तार और व्यवसायीकरण को प्रोत्साहित किया। यद्यपि ग्रामीण समाज की मूल संस्थाएं
बनी रही, फिर भी आर्थिक संबंधों, शक्ति संतुलन और बाजारोन्मुख कृषि के विकास के माध्यम से इसने ग्रामीण सामाजिक आर्थिक ताने बाने में महत्वपूर्ण परिवर्तन उत्पन्न किए। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। औरंगजेब की धार्मिक नीति मुगल साम्राज्य की बदलती हुई राजनीतिक वास्तविकताओं का प्रतिबिंब थी, स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले हम भूमिका पर चलते हैं। औरंगजेब 1658 से 1707 की धार्मिक नीति को प्रायः कट्टर इस्लामी दृष्टिकोण से जोड़ा जाता है, किंतु आधुनिक इतिहासकारों के अनुसार यह नीति केवल धार्मिक प्रेरणाओं का परिणाम नहीं थी, यह मुगल साम्राज्य की बदलती राजनीतिक, प्रशासनिक तथा सामाजिक परिस्थितियों की प्रतिक्रिया भी थी। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। मुगल साम्राज्य के विस्तार के साथ प्रशासनिक और वित्तीय दबाव बढ़ गए थे। दक्कन अभियानों, उत्तराधिकार युद्धों तथा प्रांतीय शक्तियों के उदय ने केंद्रीय सत्ता को चुनौती दी। ऐसी परिस्थितियों में औरंगजेब ने सुन्नी उलेमा और रूढ़िवादी वर्ग का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया। अब हम अगले देते हैं। जजिया कर की पुनर्स्थापना तथा फतवा-ए-आलमगीरी का संकलन धार्मिक वैधता अर्जित करने के उपाय थे। दूसरा है पहला पॉइंट था जजिया कर। 1700 से 1679 की पुनर्स्थापना तथा फतवा-ए-आलमगीरी की संकलन धार्मिक वैधता अर्जित करने के उपाय थे। दूसरा पॉइंट है कुछ मंदिरों का ध्वंस विशेषकर राजनीतिक विद्रोह से जुड़े क्षेत्रों में राज्य की शक्ति प्रदर्शित करने का साधन भी था। अगला पॉइंट है राजपूतों, जाटों, सतनामियों और मराठों के साथ संघर्षों ने धार्मिक नीतियों को अधिक कठोर स्वरूप दिया। फिर अगला पॉइंट है हालांकि औरंगजेब ने अनेक हिंदू मनसबदारों को उच्च पदों पर बनाए रखा, उसके शासनकाल में हिंदू मनसबदारों की संख्या पूर्ववर्ती काल की तुलना में कम नहीं थी। इससे स्पष्ट है कि प्रशासनिक व्यवहारिकता भी उसकी नीति का महत्वपूर्ण पक्ष था। अतः उसकी धार्मिक नीति में धार्मिक प्रतिबद्धता और राजनीतिक आवश्यकता दोनों का समन्वय दिखाई देता है। हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। इस प्रकार औरंगजेब की धार्मिक नीति को केवल धार्मिक कट्टरता के रूप में नहीं देखा जा सकता, यह मुगल साम्राज्य की बदलती राजनीतिक वास्तविकताओं, केंद्रीय सत्ता के संकट, क्षेत्रीय शक्तियों के उदय और वैधता की आवश्यकता का महत्वपूर्ण प्रतिबिंब थी, जिसने अंततः साम्राज्य की एकता और स्थिरता को भी प्रभावित किया। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत विशिष्ट प्रांतीय स्थापत्यगत शैलियों के उत्कर्ष को संरचनात्मक विविधता, सांस्कृतिक अंतःक्रिया और प्रांतीय सत्ता संरचनाओं की प्रकृति के प्रकाश में परिभाषित कीजिए। सबसे पहले हम भूमिका पर चलते हैं। मुगल काल 16वीं से 18वीं शताब्दी में स्थापत्य कला केवल शाही राजधानी तक सीमित नहीं रही, बल्कि विभिन्न प्रांतों में स्थानीय परंपराओं, उपलब्ध संसाधनों तथा क्षेत्रीय राजनीतिक शक्तियों के प्रभाव से विशिष्ट प्रांतीय स्थापत्य शैलियों का विकास हुआ। ये शैलियां मुगल प्रभाव और स्थानीय सांस्कृतिक तत्वों के समन्वय का परिणाम थी। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। पहला पॉइंट है संरचनात्मक विविधता। बंगाल शैली में ईंट निर्माण, वक्राकार छतें, बंगला रूप तथा टेराकोटा अलंकरण प्रमुख रहे। गुजरात शैली में जालीदार खिड़कियां, स्तंभ युक्त मंडप तथा सूक्ष्म नक्काशी का प्रयोग हुआ। कश्मीर शैली में लकड़ी आधारित निर्माण तथा बहुस्तरीय छतों का विकास हुआ। दक्कनी स्थापत्य में विशाल गुंबद, मेहराबें तथा पारसी प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। दूसरा पॉइंट है सांस्कृतिक अंतःक्रिया। मुगल, पारसी, तुर्की और स्थानीय हिंदू जैन स्थापत्य
परंपराओं का समन्वय हुआ। फतेहपुर सीकरी, आगरा तथा लाहौर की इमारतों में भारतीय छतरियों और इस्लामी मेहराबों का मिश्रण देखा जा सकता है। क्षेत्रीय शासकों ने स्थानीय कारीगरों और मुगल कलाकारों को साक्षर देकर संकर शैली विकसित की। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे, प्रांतीय सत्ता संरचनाओं की भूमिका। सूबेदारों, नवाबों और क्षेत्रीय अभिजात वर्ग ने अपनी वैधता एवं प्रतिष्ठा प्रदर्शित करने हेतु भव्य इमारतों का निर्माण कराया। बंगाल, अवध और दक्कन जैसे क्षेत्रों में अर्ध स्वायत्त सत्ता केंद्र स्थापत्य नवाचार के प्रमुख केंद्र बने। सीधे हम निष्कर्ष पर चलते हैं। अतः मुगल कालीन प्रांतीय स्थापत्य शैलियां केवल शाही कला का विस्तार नहीं थी, बल्कि स्थानीय सामाजिक सांस्कृतिक परंपराओं, राजनीतिक आकांक्षाओं और क्षेत्रीय संसाधनों के रचनात्मक समन्वय का सशक्त उदाहरण थी, जिन्होंने भारतीय स्थापत्य विरासत को बहुरंगी स्वरूप प्रदान किया। अब हम आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, 18वीं शताब्दी में मराठा राज्य के स्वरूप में परिवर्तन लाने वाले राजनीतिक, सैन्य एवं प्रशासनिक कारकों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इन परिवर्तनों ने इसके उत्थान और अंततः पतन को किस प्रकार प्रभावित किया। सबसे पहले हम भूमिका पर चलते हैं। 17वीं शताब्दी में शिवाजी द्वारा स्थापित मराठा राज्य एक केंद्रीकृत एवं क्षेत्रीय शक्ति था, किंतु 18वीं शताब्दी में राजनीतिक विस्तार, पेशाओं के उदय तथा सैन्य प्रशासनिक परिवर्तनों के कारण इसका स्वरूप एक संघात्मक साम्राज्य में परिवर्तित हो गया। यही परिवर्तन इसके उत्कर्ष और पतन दोनों के आधार बने। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। मराठा राज्य के स्वरूप में परिवर्तन के कारक देखेंगे। पहला है राजनीतिक कारक। शाहों के शासनकाल में पेशवाओं का प्रभाव बढ़ा तथा वास्तविक सत्ता उनके हाथों में केंद्रित हो गई। दूसरा पॉइंट है, सिंधिया, होलकर, भोसले और गायकवाड़ जैसे सरदार अर्ध स्वायत्त शक्तियों के रूप में उभरे। मराठा राज्य एक केंद्र की सत्ता से संघीय संरचना में परिवर्तित हुआ। दूसरा पॉइंट है, सैन्य कारक। चौथा और स्वदेशमुखी आधारित विस्तारवादी नीति अपनाई गई। तीव्र गतिशील गुरिल्ला युद्ध के स्थान पर विशाल अस्थायी सेनाओं एवं यूरोपीय शैली की सैन्य व्यवस्था को महत्व मिला। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं, उत्तर भारत तक सैन्य विस्तार से संसाधनों पर दबाव बढ़ा। अब हम प्रशासनिक कारक देखते हैं, क्या क्या प्रशासनिक कारक है। जागीर एवं सरंजाम प्रथा के विस्तार से स्थानीय सरदारों की शक्ति बढ़ी। राजस्व एवं प्रशासन का विकेंद्रीकरण हुआ। केंद्रीय नियंत्रण अपेक्षाकृत कमजोर पड़ गया। अब हम उत्थान एवं पतन पर प्रभाव देखेंगे। इन परिवर्तनों ने मराठों को भारत की प्रमुख शक्ति बनाकर मुगल प्रभुत्व को चुनौती दी, परंतु सरदारों की प्रतिस्पर्धा, कमजोर केंद्रीय सत्ता तथा पानीपत 1761 के बाद सैन्य क्षरण ने संघ की एकता को कमजोर किया। अंततः आंतरिक विभाजन और अंग्रेजों की कूटनीतिक सैन्य श्रेष्ठता के कारण मराठा शक्ति का पतन हुआ। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। मराठा राज्य का संघात्मक रूप प्रारंभिक विस्तार का स्रोत बना, किंतु वही संरचना दीर्घकाल में राजनीतिक विखंडन और प्रशासनिक दुर्बलता का कारण बनी। इस प्रकार मराठा साम्राज्य का उत्थान और पतन उसके संस्थागत परिवर्तनों से गहराई से जुड़ा था। STD IAS में धन्यवाद।